इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि ना चाहते हुए भी हाना युनसू को धीरे धीरे पसंद करने लगती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि हाना स्कूल के लिए तैयार होती है और जाने लगती है, पर युनसू वहाँ पे आता है और उसकी एक हाथ से ग्लव्स निकाल के उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ स्कूल ले जाता है। वो पूरे रास्ते हाना का हाथ नहीं छोड़ता। फिर फाइनली वो दोनों साथ में स्कूल पहुँचते हैं, जहाँ पे स्कूल में कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। सारी लड़कियां युनसू को घेर लेती है और वो उनका हीरो बन चुका होता है, क्योंकि उसने रियो के अगेंस्ट जूडो में लास्ट तक हार नहीं मानी थी और इस बात से सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। सारे स्कूल की लड़कियां इवन उसकी क्लासमेट्स भी उसे आके अपना लव कन्फेस कर रही थी। ये सारी चीजें देख के हाना बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। क्लास ओवर होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की काफी डेस्परेटली युनसू को ढूंढ रही होती है अपना लव कन्फेस करने के लिए, पर युनसू से बचते हुए जबरदस्ती हाना को अपने साथ लॉकर रूम में खींच लेता है, जहाँ पे हाना लॉकर रूम के अंदर से उस लड़की को युनसू को ढूंढते हुए देखती है और उस लड़की को देखकर वो बहुत हंसती है। पर जैसे ही वो अपना फेस टर्न करती है और युनसू को अपने इतने क्लोज देखती है तो वो डर कर युनसू को बाहर धक्का दे देती है, जहाँ पे वो लड़कियां उसे घसीट कर अपने साथ दोबारा ले जाती हैं। स्कूल ओवर होने के बाद भी वो लड़कियां युनसू को अकेला नहीं छोड़ती हैं और हाना को अकेले ही घर जाने के लिए कहती हैं, जहाँ पे हाना उदास होकर युनसू को उस लड़की के साथ जाते हुए देखती है और खुद अकेली घर जा रही होती है। फिर आगे रास्ते में रियो उसे अकेला जाता हुआ देखता है और उसके पास आके उसे एक सेल फोन देता है जिसमें उसका नंबर ऑलरेडी सेव होता है और हाना को कहता है कि अगर उसे कोई चीज की जरूरत हो तो वो उसे बेझिझक कॉल कर सकती है। युनसू जो कि ये सारी चीजें देख लेता है, उसे इस बात पे काफी गुस्सा आता है और वो हाना से मोबाइल फोन छुड़ाकर उसे फेंक देता है। उसे इतना गुस्सा देख के हाना से पूछती है कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है और यहाँ पे फाइनली युनसू उसे अपनी फीलिंग्स बताता है that he passionately loves her। उसे फाइनली बता देता है कि वो उसे एज अ स्टेप ब्रदर नहीं चाहता है, बल्कि वो उससे बेहद प्यार करता है। अपने स्टेप ब्रदर की ये सारी बातें सुन के हाना काफी शॉक्ड हो जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती है, जबकि युनसू उसे फोर्स करने लगता है कि वो उसे बताए कि क्या वो सच में उसे भाई की तरह ही चाहती है या फिर वो उसे सच में प्यार करने लगी है। पर हाना उसके इस कन्फेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो स्टेप सिबलिंग्स है और उसे चिल्ला कर वहाँ से चली जाती है और बस इस दिन से ही हाना उसे इग्नोर करना चालू कर देती है, जबकि युनसू हमेशा उसके पीछे पड़ा होता है और उसे बार बार पकड़ के पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है तो वो उसे बता दे। वो उसे स्कूल, बाथरूम, स्कूल के बाहर, घर के बाहर हर जगह चेस कर रहा होता है। ये सब कुछ हाना को बुरी तरीके से डराने लगता है। फिर फाइनली हाना की कंडीशन देख के युनसू उस पे गिव अप कर देता है। वो उससे अपनी हरकतों के लिए सॉरी कहता है और उसे कहता है कि अगर तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं भी तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगा। और बस इस दिन से युनसू उसका पीछा करना बंद कर देता है और उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। इवन स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज की हुई ट्रिप पर भी युनसू नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे हाना जा रही होती है। इस ट्रिप में सारे बच्चे काफी खुश होते हैं, पर हाना उतनी खुश नहीं होती है। सारे बच्चे स्नो में खेल रहे होते हैं और हाना को यहाँ पे वो सीन याद आता है जब वो युनसू के साथ स्नो में खेल रही थी। फिर शाम के समय हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बॉनफायर के इर्द गिर्द बैठे होते हैं, जहाँ पे सभी लोग एक कैंडल पकड़े बैठे होते हैं और सभी को एक विश मांगनी होती है। यहाँ पे सभी लोग एक एक करके अपनी विश मांगते हैं और जब हाना की बारी आती है तो इसके दिमाग में वही विंडो वाला सीन आता है जहाँ पे वो युनसू के साथ थी और यहाँ पे वो विश करती है कि उसकी जिंदगी में भी अब जल्द से जल्द प्यार आए, एक ऐसा प्यार जो कि स्नो से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। उसकी ये बात सुन के रियो सोचता है कि वो उसे हिंट कर रही है कि वो उससे अपना लव कन्फेस करे। बॉनफायर ओवर होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि हाना नंगे पैर बर्फ में चल रही होती है और यहाँ पे वो फाइनली समझ जाती है कि युनसू ऐसा क्यों करता था, क्योंकि उसके दिल में जितना दुख था वो इस दुख के सामने कुछ भी नहीं होता है। हाना ये सब कुछ सोच ही रही होती कि तभी वहाँ पे अचानक से रियो आ जाता है और वो काफी बोल्डली हाना से अपना लव कन्फेस करता है। वो उसे गले से लगा लेता है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसे अपने टोक्यो के होटल में काम करने के लिए इन्वाइट करता है। इस बार हाना उसे रिफ्यूज नहीं करती और सिर्फ चुप रहती है। तभी यहाँ पे रियो उसे किस करने की कोशिश करता है, पर हाना उसे पुश कर देती है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी सिर्फ युनसू के ख्याल आ रहे होते हैं। वो उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है तो वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। वो रोते हुए सीधे स्टेशन पहुँचती है, जहाँ से वो ट्रेन लेके सीधे अपने घर जाके युनसू को ढूंढ सके। पर जैसे ही वो स्टेशन पे पहुँचती है वो ऑलरेडी वहाँ पे युनसू को बैठा पाती है, जो कि ठंड से कांप रहा होता है और उसका वेट कर रहा होता है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काफी इमोशंस के साथ देखते हैं और ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे को काफी टाइटली हग कर लेते हैं। यहाँ पे हाना उसको देख के इमोशनल तो हो जाती है, पर उसके हग करने का ये मतलब नहीं होता है कि उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। उसका अभी भी ग्रेजुएशन के बाद रियो के साथ टोक्यो जाने का प्लान होता है, पर अब वो बस युनसू को इग्नोर नहीं करना चाहती थी और उसके साथ कुछ अच्छी मेमोरीज बनाना चाहती थी। जबकि युनसू यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसने फाइनली उसका लव एक्सेप्ट कर लिया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाले दिन हमें दिखाया जाता है कि सभी की फोटो खींची जाती है। यहाँ भी युनसू सीक्रेटली हाना का हाथ पकड़ लेता है और ये दोनों काफी खुशी के साथ ये फोटो खिंचाते हैं। ये दोनों ही एक साथ काफी एंजॉय कर रहे होते हैं
और यहाँ पे युनसू हाना को अपने बैग पे कैरी करके घर तक लेके जाता है। इसके बाद वो साथ में नूडल्स खाने के लिए भी जाते हैं और इसके बाद वो हाना को अपने साथ शॉपिंग के लिए भी ले जाता है, जहाँ पे वो उसको काफी सुंदर पिंक कलर की हील्स दिलाता है। हाना यहाँ पे एक ट्री को देखती है जो कि उसे बहुत पसंद आता है और वो युनसू से पूछती है कि क्या वो उसे अच्छा लगा। वो उसे ये ट्री गिफ्ट करना चाहती थी और युनसू उस ट्री को खुशी खुशी ले लेता है और हाना के साथ इस ट्री को सीधा उसके डेड फादर की ग्रेव तक लेके जाता है, जहाँ पे ये दोनों ही मिलके उस ट्री को वहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे हाना युनसू से प्रॉमिस लेती है कि वो हमेशा इस ट्री की तरह ही उसके साथ रहेगा, क्योंकि स्नो तो कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाती है पर ट्री हमेशा हमारे साथ होता है। युनसू भी यहाँ पे उसे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इस मूवमेंट पे हाना उसे फाइनली सब कुछ सच सच बता देती है और उसका दिया हुआ नेकलेस भी उसे रिटर्न कर देती है। वो यहाँ पे फाइनली उसे बताती है कि वो रियो के साथ टोक्यो जा रही है हमेशा के लिए, और यहाँ पे वो लास्ट बार फाइनली उसे अपने दिल की बात बताती है कि वो उससे प्यार करती है, पर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे बेचारा युनसू उसे खड़ा होकर सिर्फ जाते हुए देखता है। वो रो रहा होता है पर कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर हमें स्कूल की ग्रेजुएशन पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हाना भी यहीं पे होती है कि तभी सडनली युनसू वहाँ पे दौड़ता हुआ आता है और जबरदस्ती हाना को अपने साथ घसीट के बाहर ले जाता है। यहाँ पे वो एकदम पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा होता है और हाना से बेग कर रहा होता है कि वो उसका लव एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, पर उसे छोड़ के अकेला ना जाए, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी अकेला नहीं जीना चाहता है। वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे परेशान नहीं करेगा और ना ही वो उसे फोर्स करेगा कि वो उसे वापस प्यार करे। पर हाना यहाँ पे डिसाइड कर चुकी होती है कि वो टोक्यो जा रही है। उसके ये कहते ही युनसू पागलों की तरह बिहेव करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। हाना खुद को उसकी ग्रिप से छुड़ाने की कोशिश करती है, पर युनसू यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो वो लोग फ्लोर पे गिर जाते हैं और युनसू यहाँ पे पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि वो उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती है। और एन मौके पे सारे क्लासमेट्स रियो को लेके वहाँ पे पहुंच जाते हैं। रियो को ये सब कुछ देख के बहुत गुस्सा आता है और वो युनसू को उठा के मारने लगता है। युनसू कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और फ्लोर पे गिर के सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर वो एडमिट नहीं कर सकती है कि वो मुझसे प्यार करती है तो वो भी उसके पीछे नहीं आएगा। और इसी के साथ वो उसे छोड़ के यहाँ से चला जाता है, जबकि हाना वहाँ पे रोते हुए उसे जाते हुए देख रही होती है। फिर युनसू के जाने के बाद वो उसे चेज भी करती है, पर वो उसे नहीं ढूंढ पाती है और इस तरीके से वो अपना पहला प्यार खो देती है। और इस बात का उसे रिग्रेट भी हो रहा होता है कि युनसू उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया, क्योंकि सिर्फ उसने डर के कारण एडमिट नहीं किया कि वो उससे प्यार करती थी। युनसू के बारे में भी किसी को नहीं पता चलता है कि आखिर वो गया कहाँ। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि हाना की आंट और माया एक रात सारी चीजें पैक करके उस हॉट स्प्रिंग इन को बेचकर वहां से चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ दिन पहले ही पता चला होता है कि उसके मॉम डैड वापस आते समय एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। और ये बात हाना को बताने की जगह वो सीक्रेटली इनको सेल करके वहाँ से चली जाती हैं। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और बेचारी हाना उन्हें ढूंढती रह जाती है। वो बेचारी उस घर में अकेली होती है और नए मालिकों ने भी उसे वहाँ से निकाल दिया होता है, क्योंकि हाना के पास कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं होता है, कोई जगह भी नहीं होती है रहने के लिए। तो वो फाइनली टोक्यो चली जाती है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाना खुश तो होती है लेकिन अभी भी वो अपने स्टेप ब्रदर को मिस करती है और उसे पूरा यकीन होता है कि युनसू उसे ढूंढता हुआ एक ना एक दिन उससे मिलने जरूर आएगा, इसलिए उसने कोरियन लैंग्वेज भी सीख ली थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि होटल में हाना को मैनेजर प्रेसिडेंशियल स्वीट का इंचार्ज बनाते हैं, क्योंकि वहाँ का एक गेस्ट कोरियन होता है। तो ये सुन के हाना काफी एक्साइटेड होती है और वो उस रूम की तरफ जाती है जहाँ पे वो गेस्ट होता है। वो रूम की साफ सफाई करने में बिजी होती है कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे बहुत जानी पहचानी सी लगती है। हाना खुद को रोक नहीं पाती और उस गेस्ट को पलट कर देखती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसका चेहरा नहीं देख पाती है। फिर इस सब के बाद हाना घर पहुंचती है, जहाँ पे उसके लैंडलॉर्ड ने उसका सारा सामान घर से बाहर निकाल दिया होता है। वो यहाँ पे हाना को बुली करता है और उसे जोर से धक्का मारता है, जिसकी वजह से उसकी फेवरेट सैंडल टूट जाती है जो कि युनसू ने उसे दी थी। इसका हाना को बहुत दुख होता है और इस सब के बाद वो सीधे लॉकर रूम में जाके अपना सारा सामान वहाँ पे रख देती है। वो युनसू की दी हुई सैंडल को बस यहाँ पे नहीं रखती है क्योंकि वो उनसे दूर नहीं रहना चाहती थी। फिर एक दिन दिखाया जाता है कि हाना होटल के सारे गेस्ट को साइट सीन पे लेके जाती है, जहाँ पे हाना उस जगह से गुजरती है जहाँ पे युनसू ने पहली बार अपना नेकलेस उसे गिफ्ट किया था। उस जगह को देख के उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर तभी उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है जो कि सेम युनसू जैसा दिखता है। हाना उसे चेस करने लगती है और बार बार युनसू का नाम चिल्ला रही होती है, पर तब तक वो बंदा रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जा चुका होता है। फिर जब ग्रीन लाइट होती है तो हाना फिर से जाके उस आदमी को मॉल में ढूंढने लगती है, जहाँ पे वो उस आदमी को एलिवेटर से नीचे जाते हुए देखती है।
और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि युनसो ही होता है, जिसके वापस आने का वेट इतने समय से हाना कर रही थी। हाना फाइनली अपने सामने युनसो को देख के अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पाती है और वो काफ़ी शॉक्ड होती है। वो जल्दबाजी में उसका पीछा करने की कोशिश करती है, पर तब तक युनसो वहाँ से जा चुका होता है। इस सब के बाद हाना लॉकर रूम में वापस आती है, जहाँ पे वो अपना लॉकर खोल के देखती है और सीन देख के वो काफ़ी शॉक्ड होती है, क्योंकि उसमें नई सैंडल्स रखी होती हैं जो कि सेम वैसी ही होती हैं जैसी युनसो ने उसको गिफ्ट की थी। ये देखकर वो अपने आजू बाजू देखती है कि आखिर उसे यहाँ पे किसने रखा, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। इसके बाद हाना के पास कोई जगह नहीं होती है जाने के लिए, इसलिए वो अपना सारा सामान होटल के स्टोर रूम में जाकर रख लेती है। वो यहाँ पे छिपकर रहने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसे उस कोरियन गेस्ट का कॉल आता है और वो उसे अपने रूम में बुलाता है। जब हाना वहाँ पे पहुँचती है तो वो उसे अपने रूम में डिनर लाने के लिए कहता है, पर जब हाना डिनर लेके पहुँचती है तब तक वो रूम से जा चुका होता है। और थोड़ी देर बाद वो गेस्ट हाना को कॉल करके कहता है कि वो खाना खुद खा ले, क्योंकि वो टाइम पे वापस नहीं आ पाएगा। और क्योंकि हाना ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था तो एम्बैरसमेंट के साथ वो डिनर कर लेती है। आज की सारी परेशानियों से वो इतना थक चुकी होती है कि खाना खाते ही उसकी तुरंत नींद लग जाती है। और इसी मोमेंट में वो मिस्टीरियस बंदा वापस रूम में आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि युनसो है। वो 2 साल से डिसअपियर हो गया था हाना की लाइफ से, पर अब वो फाइनली वापस आ गया है और वो भी इस न्यू और मैच्योर्ड लुक के साथ। वो हाना के पास आके बैठता है और उसे सोता हुआ देख रहा होता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसका फेस टच करने के लिए, पर फिर वो खुद को रोकता है और उसे टच नहीं करता है। वो एक छोटा जिद्दी बच्चा अब एक मैच्योर मैन बन चुका है और अब वो हाना की दूर रह के ही केयर करने की कोशिश कर रहा है। आखिर इन 2 सालों में वो कहाँ था और अपनी लाइफ में किन चीज़ों से गुजरा जो उसे इतना चेंज कर दी। फिर वो हाना को सोते हुए देखता है और उससे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इस मोमेंट पे वो काफ़ी इमोशनल होता है और उसे देख के रो रहा होता है। फिर एक दिन हमें दिखाया जाता है कि हाना की एक गुड फ्रेंड आके उसे एक बिजनेस कार्ड देती है जो कि माया के क्लब का होता है और हाना से कहती है कि माया उसे यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी और उसे जाके उससे मिलना चाहिए, क्योंकि आखिर कैसे वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके एक क्लब की ओनर बन के बैठी है। फिर फाइनली हाना क्लब में अपनी कज़न माया से मिलती है और माया भी यहाँ पे उसे इग्नोर नहीं करती है और हाना यहाँ पे फाइनली उससे पूछती है कि आखिर उसने हॉट स्प्रिंग इंक को क्यों बेचा। तो माया उसे कहती है कि तुम्हें तो मेरी मॉम के बारे में पता ही है, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। माया हाना को लेके घर पहुंचती है जहाँ पे वो अपनी आंट से मिलती है। हाना जैसे ही आंट से मिलती है तो वो उनसे पूछती है कि आखिर उसकी मदर का हॉट स्प्रिंग इन उन्हें किस हक से बेचा। तो इस पे यूको काफ़ी शेमलेसली कहती है कि वो इन उसी का था तो उसने उसे बेच दिया। इसके बाद हाना अपनी मॉम के बारे में उससे पूछती है कि अगर उसे उसकी मॉम के बारे में कुछ भी पता हो तो वो उसे बता दे, पर उसकी आंट उसे कुछ भी नहीं बताती है कि उसकी मॉम 2 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हॉट स्प्रिंग इन पे भी काफ़ी ज़्यादा कर्जा था जो कि यूको ने उसे बेचने के बाद नहीं चुकाया और अब ये सारा पैसा भी हाना को ही चुकाना था और उसके डेटर्स उसे बार बार पैसे के लिए तंग कर रहे थे। वहीं यहाँ पे माया हाना को अपने साथ में रहने का ऑफर देती है और क्योंकि हाना के पास कहीं रुकने के लिए जगह नहीं होती है तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाना उस कोरियन गाय का रूम साफ कर रही होती है कि तभी उसे वहाँ पे एक मिस्टीरियस की के साथ एक लेटर मिलता है। फिर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक लॉकर को ओपन करती है जिसमें एक बड़ी सी डॉल रखी होती है। फिर उस दिन से हाना को रोज कोई ना कोई गिफ्ट मिलने लगता है, पर हाना उन सारे गिफ्ट्स को इकट्ठा करके उस रूम में पहुंचती है और उस बंदे से कहती है कि वो इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है और इन सभी गिफ्ट्स को उसे लौटाने लगती है। इस मोमेंट पे हाना उसे देख नहीं रही होती है क्योंकि वो अभी अभी शावर से बाहर आया होता है, पर इतने में वो टर्न होने वाली होती है तो युनसो उसे अपने हाथ से रोक लेता है और उसे खुद को नहीं देखने देता है और दरवाज़ा लगाते हुए उसे जाने के लिए कह देता है। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाना को अपनी सैलरी मिलती है, पर उसकी सैलरी इनफ नहीं होती है उसके हॉट स्प्रिंग इनके कर्जे चुकाने के लिए। फिर रियू यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए उसके बदले में कर्जा चुकाने की कोशिश करता है, पर तभी हाना वहाँ पे आ जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर हाना माया के पास जाती है और उससे पैसे लेकर वो उन कर्जदारों को पैसा देती है और माया का कर्जा चुकाने के लिए हाना क्लब में गाना गाती है और पियानो प्ले करती है, पर वहाँ पे भी हाना को शांति से काम करने नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पे एक आदमी आके उसे छेड़ने लगता है। वो हाना को इम्प्रॉपरली टच कर रहा होता तो हाना उसे जोर का धक्का देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है, पर इसके बाद भी वो हाना को अकेला नहीं छोड़ता है और उसका पीछा करने लगता है। पर इतने में ही वहाँ पे 2 आदमी आते हैं और हाना की हेल्प करते हैं और उस आदमी को वहाँ से घसीट के ले जाते हैं।
इन आदमियों का मास्टर कोई और नहीं बल्कि युनसू होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि युनसू अब एक गैंगस्टर बन चुका है और क्योंकि अब वो एक काफी पॉपुलर गैंगस्टर बन चुका है इसलिए वो हाना से खुद को दूर ही रखना चाहता है और इसलिए वो उससे मिलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है क्योंकि अगर उसके दुश्मनों को हाना के बारे में पता चला तो वो इस बात का फायदा उठाएंगे। वहीं दूसरी ओर हमें हाना को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी हुए इंसिडेंट की वजह से काफी शॉक्ड में होती है और बुरी तरीके से रो रही होती है और उसकी रिवीलिंग क्लोथ्स की वजह से हाना को सभी लोग बस में घूर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है कि तभी वो विंडो के बाहर देखती है और उसे युनसू दिखाई देता है। वो उसे देख के तुरंत ही पहचान जाती है और समझ जाती है कि वो उसके आसपास तो मौजूद है पर उससे मिलना नहीं चाहता है। वहीं हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाना हॉट स्प्रिंग इन को देखने के लिए आती है। हालांकि यहाँ पे अब सब कुछ चेंज हो चुका है पर फिर भी हाना यहाँ पे पहुँच के काफी खुश होती है। वो यहाँ पे रात रुककर युनसू के साथ बिताई हुई सारी मेमोरीज को याद करती है कि वो युनसू के साथ कितना खुश थी और कैसे युनसू उसके साथ पहली बार मुस्कुराया था। वो युनसू के साथ बिताया हुआ विंडो वाला सीन भी याद करती है और उसे बहुत मिस करती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि विंडो के इस तरफ आज भी युनसू उसके लिए खड़ा हुआ है। वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया होता है पर उसके सामने आने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि अब उसका मानना होता है कि अब वो पुराना युनसू नहीं रहा और एक गैंगस्टर बन चुका है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि हाना अपने डैड की ग्रेव पे जाती है जहाँ पे वो ट्री भी लगा होता है जो युनसू और उसने लगाया था। वो उस ट्री को देख के काफी खुश होती है कि तभी उसकी नजर वहाँ पे पड़े एक पेंडेंट पे पड़ती है जो कि युनसू का होता है और उसे देख के तुरंत पहचान जाती है। काफी स्ट्रगल करने के बाद हाना उस नेकलेस तक पहुँच पाती है और उसे निकालते ही वहाँ से तुरंत अपने गले में पहन लेती है। ये सारी चीजें युनसू दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है और उसी ने ये पेंडेंट वहाँ पे छोड़ा होता है क्योंकि अब जब हाना उसे सच में प्यार करने लगी है तो वो चाहता है कि ये कीमती पेंडेंट अब हाना के पास रहे एज अ सिंबल कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाना दोबारा से क्लब पहुंच जाती है क्योंकि उसे माया का कर्जा जो चुकाना होता है और वो उसका कर्जा जल्द से जल्द चुका के यहाँ से जाना चाहती है। तभी माया क्लब में अनाउंस करती है कि आज एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं और सभी को अच्छे से उन्हें रिसीव करने के लिए कहती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि क्लब के सामने काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक बड़ी सी कार आके रुकती है। ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से अपने बॉस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लब के अंदर ये लोग एंटर करते हैं जहाँ पे हाना भी अपना म्यूजिक प्ले कर रही होती है। हाना की नज़र इन लोगों पे पड़ती है और यहाँ पे वो युनसू को अपने सामने देखती है। हालांकि युनसू कामली रिएक्ट कर रहा होता है और वो उसकी तरफ देखता तक नहीं है पर हाना उसे अपने सामने देखकर एकदम शॉक्ड चाहती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या ये उसका भाई युनसू ही है। वहीं दूसरी ओर हमें माया को दिखाया जाता है जो कि युनसू को एज अ गैंग लीडर देखकर वो भी काफी शॉक्ड होती है। फिर फाइनली हाना युनसू को देख के रिएक्ट करती है और वो दौड़ के उसकी तरफ जाती है और उसे पकड़ के रोने लगती है और बार बार उसका नाम लेके उसे बुला रही होती है पर युनसू उसे देख के कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और उससे कहता है कि तुमने गलत इंसान को पकड़ा है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद उसके आदमी हाना को वहाँ से जबरदस्ती ले जाते हैं जबकि हाना कंटिन्यूअसली उसका नाम चिल्ला रही होती है जिसको सुन के युनसू सिर्फ स्माइल करता है। हालांकि युनसू इस क्लब में अपने बॉस से मिलने के लिए आता है जिसके लिए वो इतने सालों से काम कर रहा था। उसका बॉस इस क्लब का ओनर होता है और माया उसकी गर्लफ्रेंड होती है। ये क्लब उसका बॉस युनसू को देना चाहता था और वो चाह रहा था कि अब युनसू इसे मैनेज करे। वहीं दूसरी ओर हमें हाना को दिखाया जाता है जो कि क्लब के बाहर खड़े होकर युनसू के आने का वेट कर रही होती है और फिर मीटिंग ओवर होने के बाद युनसू अपने आदमियों के साथ क्लब से बाहर आता है जहाँ पे हाना उसे दोबारा से रोकने की कोशिश करती है पर युनसू यहाँ भी उसका हाथ झटक कर यहाँ से चला जाता है। वो कार में बैठ के यहाँ से निकल ही रहा होता है कि हाना उसकी कार को भी चेस कर रही होती है। वो बुरी तरीके से रो रही होती है और कार दूर जाने के बाद भी वो लगातार कार को चेस कर रही होती है। हाना की इस कंडीशन को देख के युनसू को काफी बुरा फील होता है और वो खुद से कहता है कि उसे उससे मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि जब भी वो उसके सामने होता है तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर दौड़ते दौड़ते हाना उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे युनसू ने उसे पहली बार अपना नेकलेस पहनाया था और यहाँ पे खड़े होकर हाना बुरी तरीके से रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर युनसू उसे पहचान क्यों नहीं रहा है और उसके साथ ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है जैसे कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और यहाँ पे रोते हुए बस वो एक ही चीज दोहरा रही होती है कि क्या तुम सच में मेरे बारे में भूल गए हो। वो चिल्ला चिल्ला के रो रही होती कि तभी वहाँ पे युनसू आ जाता है। वो फाइनली अपने इमोशंस के आगे हार जाता है और हाना से मिलना डिसाइड करता है। फिर युनसू यहाँ पे फाइनली हाना को हक करता है और ये मोमेंट इन लोगों के लिए काफ़ी इमोशनल होता है क्योंकि पूरे 2 साल बाद ये दोनों मिल रहे होते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि हाना सिर्फ चुपचाप युनसू को घूर रही होती है जिसपे युनसू शाय फील करके उसे बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छी कोरियन बोलना सीख गई हो। जिसपे हाना उसे इमोशनल होकर बताती है कि उसने सिर्फ उसके लिए ही कोरियन सीखी है ताकि जब वो मिले तो वो अपने आप को बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाए उससे।
फिर हाना युनसू से यहाँ पे पूछती है कि आखिर वो इतने सालों से कहाँ था और क्या कर रहा था और अब वो क्या करता है। युनसू उसका ये क्वेश्चन सुन के काफी सीरियस हो जाता है और उसका क्वेश्चन अवॉइड करने की कोशिश करता है और वो उसे नहीं बताता है कि अब वो एक गैंगस्टर है। यहाँ पे युनसू उसका क्वेश्चन अवॉइड करने के लिए उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो उसकी पेंटिंग ड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पे हाना उसके लिए तैयार हो जाती है, पर युनसू यहाँ पे उसे पेंट करने के मूड में नहीं होता है क्योंकि वो उसके सामने बैठ के रो रही होती है, क्योंकि इतने सालों से वो एक दूसरे से दूर रहे और अब हाना उसे काफी चीजें बताना चाह रही थी। पर अब जब वो फाइनली युनसू से मिली है तो उसके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। युनसू उसे रोते हुए देखता है तो वो उसे रोने से मना करता है, पर यहाँ पे वो उसे देखकर खुद भी रो रहा होता है। युनसू ये बात समझ जाता है कि अगर वो ज्यादा देर तक हाना के साथ रहा तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो हाना को रेस्टोरेंट में ही छोड़ के जाने लगता है। पर हाना उसका पीछा करती है और उसे जाने से रोक रही होती है, तो युनसू हाना को खुद से दूर करता है और उसे पीछा करने के लिए मना करता है। ये कहने के बाद युनसू वहाँ से जाने लगता है जबकि हाना रोते हुए इसे देख रही होती है। यहाँ भी युनसू को ये डर लगा होता है कि अगर वो हाना के ज्यादा क्लोज आया तो उसके एनिमीज हाना को चोट पहुंचा सकते हैं।